गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू जयसवाल एकेडमी पटना। एंड जो लास्ट सेशन हमारा था, जैसा कि इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि एक सेशन हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैट का, जो कि लास्ट सेशन हमारा था डेट इज़ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स। पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए थे 12th बोर्ड के। अब चलो उससे एक लेवल ऊपर चलते, अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते। 12th बोर्ड को हमारा मेन मोटिव 12th बोर्ड है, तो तुम्हें दिखे होगा जो भी हमारे पास है सारे पीवाईक्यूज हैं। दैट इज ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है सारे पीवाईक्यूज हैं, 12th बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे भी जितने क्वेश्चन होंगे सारे ठीक है। अभी तक हमने फर्स्ट सेशन जिसने भी नहीं किया होगा तो वो जरूर कर लेना, जिसमें हमने कुल 8 के राउंड क्वेश्चंस डिस्कस किया था, बहुत ही मिनिमम ऑफ द टाइम में। और उससे कॉन्सेप्ट सीखे थे, ऐसा नहीं कि हमने हमने सिर्फ वो क्वेश्चन सीखा, हमने वो कॉन्सेप्ट भी सीखे जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड था, थ्योरी में आता है, एमसीक्यू जैसे 12 बोर्ड्स में आते हैं। नाउ जो हमारा मेन आगे का टॉपिक्स होगा मैं बता दूं, थोड़ा सा गॉस लॉज के होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पे होगा। इन दो टॉपिक्स पे अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आउट लेक्चर्स रहेंगे। फिर उसके बाद एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते हम पूरा 12th बोर्ड का सिलेबस ऐसे ही खत्म करेंगे बाय द मीन्स ऑफ पीवाईक्यूज। चलो, तो दैट इज द आज हमारा होगा इस सेशन का 9th क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्या है, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चलो, तो 9th क्वेश्चन हमारे पास है द गिवन फिगर, दैट इज गिवन फिगर मतलब कोई क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, दैट इज दिस वन इज द क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सिंपली लिखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझते हैं क्या होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो इमेजिनरी लाइंस बोला जाता है, जो फोर्स वो एग्जीक्यूट करता है किसी पे, वो एक इमेजिनरी लाइन से उसको दिखाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको। उसी को इलेक्ट्रिक लाइंस बोलो, उसी को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो। दैट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिया हुआ है दो चार्ज ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू टू चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइंस ऑफ टू चार्ज में से पूछा है कि इन दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दे दिया मैंने तुम्हें। अब इसमें चार्जेस क्या है इस दोनों के, क्या इस पे पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो एक कॉन्सेप्ट पहले ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें बहुत चीजें बता देती है, एक चीज किसी चार्ज के बारे में, कि उसका नेचर क्या है, उसकी ताकत कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है, जितना ज्यादा लाइन उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट तुमने सीखा होगा कि कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट कर गया तो क्या इस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि कॉमन पॉइंट होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पॉइंट पे मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो सिमिलरली मैं टेंजेंट ज्वाइन कर दूंगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। टेंजेंट ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिनोट्स, बताता है उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट तुमने सीखा होगा जरूर ही, कि जब दो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट इंटरसेप्ट कभी नहीं करता, अगर वो कर गया इंटरसेप्ट, जस्ट इमेजिन क्या हो गया, इस पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट पे इस वाले पे टेंजेंट ऐसा जा रहा है, इस वाले पे टेंजेंट ऐसा जा रहा है, तो मतलब एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट है, मतलब एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन है, कभी नहीं, गलत होगा ये। दैट्स वाई ये जो बार बार रिपीटेडली आए हैं, इट नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये समझ आ गया होगा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो अब सीधा बता ही देता हूँ चलो, कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट, वो जो फील्ड लाइन होता है उससे ओरिजिनेट करता है, और जो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर टर्मिनेट करता है। इसके पीछे भी एक कैसे बताऊं, इसके पीछे भी तुम्हें एक कॉन्सेप्ट है टेस्ट चार्ज का। जब ये चीजें फाइंड की जा रही थी तो एक टेस्ट चार्ज लिया गया था 1 कूलम प्लस पॉजिटिव चार्ज का, और उससे इस चीजों को डिफाइन किया गया था। जैसे नेगेटिव चार्ज ले गए, पॉजिटिव चार्ज ले गए एक टेस्ट चार्ज के पास, और देखे कि कौन किस पे कैसे फोर्स लगा रहा है, और इमेजिनरी लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां से ये आया था। सिमिलरली अब क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये प्लस कुछ नहीं है, ये फुल स्टॉप है। व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेस। तो चलो इस पे तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये फॉलो होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ओरिजिनेट होता है फील्ड लाइंस, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस पर टर्मिनेट करता है। तो ये इस पे देखो क्या हो रहा है, क्या फील्ड लाइंस इस पे आके खत्म हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं मतलब टर्मिनेट कर रहा है। दैट इज Q1 हमेशा ही हमेशा जब खत्म हो रहा है तो ये निगेटिव होगा। और आते हैं Q2 पे, Q2 पे भी तो सब आके खत्म हो जा रहा है, तो मतलब ये हमेशा की हमेशा निगेटिव होगा। दैट इज निगेटिव चार्जेस पे हमेशा फील्ड लाइन खत्म होता है और पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत होता है। तो आंसर विल बी Q1 इज पॉजिटिव, गलत। Q1 इज नेगेटिव बट नहीं, गलत।
बोथ आर नेगेटिव, जी हाँ बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब एक चीज ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज पे वो ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे जो होता है वो खत्म होता है। तो ग्राफ्स बनते हैं, इसके लिए ग्राफ्स बनते हैं, याद रखना इंटेंसिटीज के, वो सब चीजें आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली तुम ऐसे याद रखो, सिंपली एक डायग्राम हमेशा याद रखना दिमाग में कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइन यहाँ से निकला, इस पे खत्म हुआ, बस इतना याद रखो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द 10th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे क्यों है ये क्वेश्चन, इसके पीछे का रीजन क्या है, सीबीएसई वालों ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा वो समझेंगे। दे रखा है पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m, मतलब उसके पास चार्ज है। अब कोई भी चीज होता है ना, उसका दो ही इंट्रिंसिक मेनली प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में और यहाँ फिजिक्स में भी, दैट इज एक चार्ज का दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके पास एक चार्ज हो सकता है या फिर उसके पास एक मास हो सकता है। और ये भी एक चीज बता दूं कि मास जो होता है वो वेरिएबल होता है, कोई भी चीज उसकी कितनी गति है उस पर डिपेंड करता है उसका मास। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वी नॉट बाय वन अपॉन वी नॉट बाय रूट अंडर वन माइनस, ये वाला पढ़ा होगा ना, वी नॉट अपॉन रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दैट इज वेलोसिटी पे मास डिपेंड करता है, यहाँ पे एम नॉट होता है, सॉरी एम किसी टाइम पे उसकी जो इनिशियली मास थी और वेलोसिटी उसकी उस टाइम पे क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो मास तो चेंज हो सकता है वेलोसिटी के हिसाब से, बट याद रखना जो चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं अपने तरफ से एक बता दिया, ठीक है। अब पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब फेंक दिया गया है, वेलोसिटी इतना दे दी गई है उसको, मतलब दो तरह की वेलोसिटी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो एक ठीक है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दे गई, इसलिए वो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जो हम फेंकते हैं तो एक ऐसे एंगल पे फेंकते हैं तो उसका दो कंपोनेंट बनता है, एक ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, फिर हम उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टली में रेंज वेंज सब निकालते हैं, वर्टिकल से हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, ये सारी चीजें। तो मेरे पास वेलोसिटी दे रखी है 2i कैप 3j कैप इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया बाबू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है वहां पे, जैसे फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती है तो पैरेलल टू ईच अदर होती है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है फील्ड लाइंस का, और जब वो नॉन यूनिफॉर्म होती है तो कुछ भी हो सकती है, फिर हम ध्यान नहीं देंगे। पैरेलल टू ईच अदर मतलब कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और वो जे कैप की तरफ है, याद रखना जे कैप, यूजुअली जे कैप को ऊपर की तरफ दिखा देते हैं तो जे कैप वैसे ही, ये हमारे पास फील्ड लाइंस है बाबू ई नॉट जे कैप की डायरेक्शन में। और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल हो रहा है कुछ इस तरह से होगा ना, क्योंकि माइनस जे कैप है और आई कैप है 2i कैप, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, आई नीचे ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो सिमिलरली उसका नेट जो वेलोसिटी होगा ये होगा, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप वेलोसिटी। यहाँ तक मुझे कुछ मतलब नहीं है वेलोसिटी से, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इतना दे रखी है, क्यू चार्ज है, मास उसका m है, व्हाट इज द मोमेंटम चेंज पूछ लिया है ना बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, डेल्टा पी पूछा है ड्यूरिंग एनी टाइम टी, किसी एक टाइम पे टी, मुझे पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो मैं डरूंगा बिल्कुल नहीं, मैं करूंगा कॉन्सेप्ट्स पे खेल। दैट इज डेल्टा पी क्या होता है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ठीक है। मुझसे ये पूछा है, मुझे वेलोसिटी नहीं दे रखा है कि क्या फाइनली है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब मैं एक चीज बता दूं कि डेल्टा पी जो होता है, दैट इज एक चीज तुमने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम गिव्स हमारे पास वेलोसिटी, तो डीपी बाई डी टी होता है फोर्स, तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा एफ डी टी इक्वल्स टू डीपी, तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ इंटू टाइम इक्वल्स टू डेल्टा पी, यहाँ से आता है। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा पूरी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डेल्टा एफ इंटू टाइम, दैट इज किसी टाइम पे फोर्स जितना है वही उसका चेंज ऑफ मोमेंटम बताएगा। तो मेरे से क्या पूछा है बच्चों, मेरे से पूछा है, हाँ ठीक है सब कुछ तो मुझे मिल गया, अब मुझे चाहिए क्या, टाइम एट टाइम टी दे रखा है, इंटरवल टाइम टी दे रखा है, मतलब यही वैल्यू, और ये पूछ लिया है, और फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा, बेसिकली मुझे फोर्स चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चार्ज दे रखा है, एक चीज तुम्हें बता दूं, दैट इज क्यू, दैट इज ई क्यू इक्वल्स टू फोर्स, ये सबने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा होगा तो मैं बता दूं कैसे आता है ये। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट चार्ज है, वो कितना फोर्स किसी एक टेस्ट चार्ज पे लगाएगा। व्हाट इज टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज होता है जिसका चार्ज हो 1 कूलम, तो एक कोई चार्ज है दैट इज क्यू नॉट, वो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सिंपली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
किसी भी पॉइंट चार्ज जैसे के पॉजिटिव क्यू है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपली ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक ये है, इस आर दूरी पे कितना चार्ज लगा रहा है, सिंपली आर पे कितना लगा रहा है। तो फोर्स क्या होगा कि इसी डिस्टेंस पे फोर्स क्या होता है, डेट इज के क्यू, टेस्ट चार्ज है तो 1 ही लिखते हैं, और आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो भी लिखते हैं क्यू में, मतलब फोर्स में, डेट इज Q1 Q2। और बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो वहां पे हमेशा हमेशा क्या है 1, डेट इज टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है। तो डेट इज यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है, चार्ज का, वहीं से ये पूरा फॉर्मूला डिराइव होता है, डेट इज F इक्वल्स टू क्यू ई नॉट, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज, मतलब चार्ज के टाइम चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी पॉइंट पे, तो वो उसका फोर्स बता देगा उस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उस टाइम पे। तो हमारे पास फोर्स इससे आ जाएगा, तो फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज क्यू दे रखी है, तो हमारे पास आ गया फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई नॉट। और डायरेक्शन भी लिख के चलते हैं, डेट इज जे कैप की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ उसको खींच के ले जाएगा, डेट इज हो जाएगा हमारे पास उसी डायरेक्शन में, डेट इज F इक्वल्स टू क्यू ई नॉट जे कैप। एंड टाइम डबल टी देर का सिमिलरली क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, डेट इज F इंटू टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, सिमिलरली क्यू ई नॉट टू टी इक्वल्स टू डेल्टा पी। मेरे से डायरेक्शन का कोई लोचा पूछा भी नहीं है, मेरे से सिमिलरली पूछा है कि मैग्नीट्यूड बता दो, क्योंकि सारे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी द आंसर। क्या ये है, नहीं, हाफ तो नहीं है, 3 भी नहीं है नीचे, दैट इज द क्यू ई नॉट टी। कैसे किया समझ आ गया ना, कैसे किया हमने, हमने समझा कि डेल्टा पी मतलब होता क्या है पहले तो, अब डेल्टा पी से मुझे रिलेट आ गया कि चलो फोर्स दे रखा होगा कहीं ना कहीं छुपा के इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज है तो फोर्स, फील्ड है चार्ज है फोर्स, यहाँ से फोर्स आ गया मेरे पास। मुझे ये पता चल गया कि टी पी बाई डी टी जो होता है फोर्स होता है, ये तो लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है पूरा पूरी। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया सिंपली F इंटू टी इक्वल्स टू डेल्टा पी आ गया, तो मेरे पास फोर्स पता है, टाइम पता है, सिंपली डेल्टा मोमेंटम, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द 11th क्वेश्चन। इफ द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इंटेंसिटी दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का 8 जे कैप, दैट इज एक्स डायरेक्शन में, और 8 ही है वाई डायरेक्शन में, और 8 ही है आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज तुम्हारे डायरेक्शन में, दैट इज कैमरा की तरफ। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया, अब याद रखना एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं वेक्टर जब भी बनाता हूँ बच्चों को तो ये जरूर याद दिलवाता हूँ उनको कि एरिया जो है ना बाबू, एरिया ऐसे सोचो एरिया क्या स्केलर होगा ना, नहीं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हर एक स्टैंडर्ड बुक एरिया को हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही बताता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, दैट इज एस दे रखा है मेरे पास, दैट इज सरफेस एरिया 10 जे कैप, मतलब सरफेस एरिया का डायरेक्शन जे कैप की तरफ है। तो द फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स क्या होता है मैं बताता हूँ, फ्लक्स एक ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। सिमिलरली वो बताता है कि कोई सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है या आ रहा है, या नेट कितना है, दैट इज द फ्लक्स। मुझे पता है एक एरिया दे रखा है मेरे पास, एरिया वेक्टर किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज 10 जे कैप, 10 जे कैप इस एरिया वेक्टर का एरिया है, 10 चेंज करेंगे थोड़ा सा, 10 मीटर स्क्वायर जे कैप की डायरेक्शन में, ये हमारे पास एरिया है बाबू। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन देख लो क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, ऊपर की तरफ कितना है जे कैप, दैट इज 8 जे कैप, दैट इज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कितना है, अलग अलग करके जब भी पढ़ूंगा मैं पढ़ाऊंगा ना मेरे तरीके से पढ़ोगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, ठीक है, इस साल नीट में भी कितना भी टफ क्वेश्चन आया था ना, मैं उसको पार्ट्स में तोड़ के बताऊंगा और तुम्हें समझ भी आएगा, तुम बिल्कुल बोलोगे जी सर मजा आ गया। और जो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, उसको कैसे ले लें, पॉइंट में लिखते हैं ऐसे करके, ये कैप है, मुझे उसमें मतलब भी नहीं। अब देखो क्या इस सरफेस एरिया से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, जे कैप में है सरफेस एरिया, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है फ्लक्स निकालने में। क्या इस वाले एरिया से इस वाले से पता मतलब होगा, नहीं, ये तो आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। तो सिमिलरली सरफेस एरिया ये है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पास कर रहा है, तो मुझे बस मतलब इन दोनों चीज। अब जब मुझे मतलब इन दोनों चीजों से है, तो सिमिलरली सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंड फ्लक्स दैट इज फाई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू होता है, इट इज ई ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है सिंपली, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट होता है ई ए कॉस थीटा। चलो तो सॉल्व करते हैं, कॉस्ट सिमिलरली इस दोनों का ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ई को लिखेंगे 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, मजा आ गया। अब लिखेंगे डॉट में 10 जे कैप, आ गया ना। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है,
एक्स वाले को एक्स के साथ, दैट इज आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। सिमिलरली आई के साथ तो कुछ है नहीं, इधर तो जीरो है, तो सिमिलरली जीरो प्लस 8 के साथ कितना है, जे के साथ जे है, तो 10 इंटू 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारे पास, एक वैल्यू तो आ गया। लास्ट में क्या है, के साथ भी कुछ नहीं है, तो जीरो, दैट इज द फ्लाई फ्लक्स इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 80 यूनिट। कैसे होगा, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्योंकि क्या था, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बस एक चार्ज का डिफरेंस था, तो फोर्स बाय चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज फोर्स। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास कितना आ गया बाबू, यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ई का अब ए भी लिख देंगे, ए का क्या होगा मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट, दैट इज मीटर स्क्वायर। हमारे साथ आ जाएगा 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। 80 गलत गलत, 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज द 12th क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, बट क्या पता क्या है, देख लेते हैं। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, जब भी क्लोज सरफेस दे दे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ले, समझ लो गॉस लॉ आ गया यहाँ पे। गॉस लॉ ब्रीफ कर देता हूँ फट से। गॉस लॉ कुछ बहुत टफ चीज नहीं है, सबसे इजीएस्ट अगर कोई चीज है इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में मैं कहूँ तो गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या कहता है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, पैक्ड सरफेस हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कुछ हो, उसके अंदर कितना भी नेट चार्ज है ना, वो उसका फ्लक्स डिफाइन करेगा। दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। दैट इज, उसको अगर हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखें तो फ्लाई, दैट इज फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू नेट इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ, कुछ नहीं, बस यही है गॉस लॉ। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही भरोसेमंद और सबसे रिलायबल यही चीज है, जिससे हम सबसे इजीली किसी चीज की फ्लक्स फाइंड कर लें, किसी चीज का नेट फाइंड कर लें, क्यू। अब क्या कह रहा है आगे, चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस मतलब लगाना है गॉस लॉ, जीरो, मतलब फ्लक्स दे रखा है क्वेश्चन में जीरो, देन वी इन्फर, क्या हम कह सकते हैं इसके आगे। तो चलो, क्या है पहला ऑप्शन, क्या बोल रहा है, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। क्या यहाँ पे क्यू नेट ही दे रखा है, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, मुझे पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12 फराड पर कूलम, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू जब कभी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, तो क्या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट है, जैसा ई फाई वैसा ही क्यू नॉट होगा। तो जब जैसे ही फाई दे दिया मेरे पास जीरो, ऑब्वियसली ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है, दैट इज क्यू नेट इज जीरो, दैट इज क्यू नेट, नेट चार्ज इज जीरो इन दिस होल क्लोज सरफेस। तो फर्स्ट ऑप्शन, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय, बिल्कुल सही, नो नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज जीरो होना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, यूनिफॉर्म एग्जिस्ट, अगर चार्ज जीरो हो जा रहा है तो तो ये तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कोई दो ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबिलिटी कब होगा वो भी मैं समझाता हूँ। जैसे कोई एक स्फेयर होगा, उसमें दो चार्ज होंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे प्लेस्ड होंगे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, मतलब इमेजिनरी कंडीशन लेके चले तब आएगा। बट अगर तुम ये कंडीशन ही लेके चलो ना कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, क्यू नेट जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, तो ये गलत होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, डिपेंड नहीं करता, मतलब डिपेंड करता है अलग अलग केसेस पे। ये प्रोबेबिलिटी है कि कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब हम किसी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अंदर प्लेस करें, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अंदर प्लेस करें और ऐसा प्लेस करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करे। ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज है, मतलब नहीं है। एक्चुअल आंसर मुझे चाहिए, वी क्या हम घोषित कर सकते हैं इस चीज से, इसको पढ़ के हम क्या क्लैरिफाई कर सकते हैं सिंपली। तो सिंपली याद रखो यार, जब भी फ्लक्स जीरो दे रखा हो ना, नेट फ्लक्स जीरो दे रखा हो, मतलब समझ लो नेट चार्ज इज जीरो, मतलब अंदर कितना भी चार्ज, हजारों हजार चार्ज भी अगर है तो उसका सम जीरो है, दैट इज नेट चार्ज इज जीरो। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, अबे यार ये तो वही बात हो गया ना, पॉसिबिलिटी है, मैं कह रहा हूँ कि चार्ज हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, सकता है, मतलब कि चार्जेस अंदर हो सकते हैं, बट मुझे चार्जेस से मतलब ही नहीं, मुझे नेट चार्ज से मतलब है, दैट इज द, ये गलत बोलना, इसको बिल्कुल गलत होगा, बट ये इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। चार्जेस इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, बट मुझे ये जरूर पता है कि नेट चार्ज उसके अंदर जीरो है, दैट इज द ए ऑप्शन, एंड दैट वन विल बी डेफिनेटली परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
ये हमारे पास वही है गॉस लॉ, जैसे ही आ गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आ गया मतलब गॉस लॉ। फ्लक्स सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली बहुत बार आया है। देखो रिपीटेटिव लिखा हुआ है, सीबीएसई में आ चुका है 2023 में, हाल फिलहाल में, उससे पहले भी आया है। इट इज अ फॉर अ गॉसियन सरफेस थ्रू विच द नेट फ्लक्स इज जीरो, नेट फ्लक्स जीरो दे रखा है, दैट इज फाइनाइट। कैसे लिखते हैं? ये दे रखा मेरे पास जीरो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? तो नो नेट चार्ज इनसाइड द गॉस, बिल्कुल सही, ये हो सकता है ना, जब ये जीरो है तो नो नेट चार्ज, ये बिल्कुल सही है। नेट चार्ज इनसाइड द जीरो सरफेस इज जीरो, नो नेट नो चार्जेस आर इनसाइड। अरे यार क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, क्या दे रखा है यहाँ पे, याद रखना, दे रखा है नो चार्जेस, नो नेट नहीं लिया है, सिर्फ चार्ज लिखा हुआ है। जब नेट फ्लक्स जीरो है तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है, चार्ज हो सकते हैं, नेट चार्ज का मतलब है बस यहाँ पे, याद रखना इस फॉर्मूले में नेट दे रखा है इसीलिए। नो चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन से गलत बात है, हो सकता है चार्ज, इट्स पॉसिबिलिटी। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, बिल्कुल हाँ, नेट चार्ज इज जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, नहीं बोल सकते भाई, कैसे बोल सकता हूँ मैं ये बात, जब मुझे पता है कि अंदर चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट नेट चार्ज ओनली जीरो होगा। ये भी स्टेटमेंट गलत लेके चलेंगे। लास्ट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिस्टिंग एग्जिटिंग द सरफेस। समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब कोई एक सरफेस है गॉसियन सरफेस, उससे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। मतलब ये तो वही बोल दिया ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उससे आसपास आने जाने का, दैट इज फ्लक्स ही नेट जीरो है। ये स्टेटमेंट सिमिलरली ये बताना चाह रहा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट क्यों गलत सही है, सब पूछा गया है ट्रू, ये याद रखना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फॉल्स पूछ रहा है ट्रू। तो मैं पूछ रहा है इसमें से कौन डेफिनेटली, डेफिनेटली इसीलिए लिखा है डेफिनेटली, डेफिनेटली होने को तो ये भी सही हो सकता है वो भी सही से हो सकता है फर्स्ट भी, बट डेफिनेटली कौन करेक्ट होगा, दैट इज द करेक्ट होगा डेफिनेटली हमारे पास क्यू एंड एस। इसीलिए हमने इस दोनों को एलिमिनेट कर दिया था पहले। दैट इज द बोथ स्टेटमेंट क्यू एंड एस आर डेफिनेटली ट्रू, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली ट्रू एंड पॉसिबली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द 14th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, चलो हम बेसिक से पढ़ेंगे। टू चार्जेस दे रखा है, मतलब दो चार्ज बॉडीज हैं, उसकी वैल्यूज भी तुम्हें दे ही रखी है, दैट इज 2 माइक्रोकुलम। ये देखो क्या है, ये है माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, याद रखना बच्चों हमेशा। एंड सेकेंड चार्ज क्या दे रखा है, -50 कुलम, मतलब -50 माइक्रोकुलम। याद रखना क्या होता है -6। चीजें हम बताते चलेंगे साथ साथ ही, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे क्योंकि सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कुछ ऐसा नया ना आ जाए। आर प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर अपार्ट, याद रखना यहाँ पे सेंटीमीटर है, दैट इज नॉट मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, इस चार्ज से स्मॉलर कौन है इन दोनों में, दैट इज 2 माइक्रोकुलम वाला। वेयर द इंटेंसिटी इज जीरो, मैंने आज के लेक्चर में ही बताया था कि इंटेंसिटी कुछ और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे, मतलब जो कि पास हो 2 माइक्रोकुलम से, जीरो कब है। सिमिलरली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले ही क्वेश्चन में बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। दैट इज एक चार्ज ले लो तुम 2 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज ले लो कितना, -50 माइक्रोकुलम। एक लाइन ड्रॉ कर लो एक दोनों के बीच में। बेसिकली अब बता क्या रहा है कि दोनों 80 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब 80 सेंटीमीटर की दूरी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इंटेंसिटी इज जीरो। मैं पूछना चाहता हूँ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लें, मान के चल इस दोनों के बीच में ले लें, तो इसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगा, इसकी इधर की तरफ प्लस चार्ज है रिपेल कर देगा। टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं, टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट आज ही
हेलो, शायद थोड़ा आवाज में दिक्कत था क्योंकि बैटरी खत्म हो गया था माइक्रोफोन का, तो उसको हमने कर लिया है ठीक। चलो तो वापस से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या मैंने अभी तक क्या समझा दिया कि इस दोनों के बीच में एक पॉइंट ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये पॉइंट बीच में हुआ बाबू, तो इसकी तरफ से भी इधर की तरफ, इसकी तरफ से भी इधर की तरफ, दोनों ऐड हो जाएगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो मतलब एक पॉइंट इस दोनों के बाहर होगा। और लाइन पे ही एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं या उस साइड, मुझे निकालना किसके साइड है, 2 माइक्रोकूलम, दैट इज स्मॉलर वन के पास में। तो एक कोई डिस्टेंस x होगा, मान के चल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैसे होगी, 2 माइक्रोकूलम स्पेस फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, बिल्कुल लगाएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव होता है +1 कूलम। और जो -50 होगा वो तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपने की तरफ, और इस दोनों का वैल्यूज इक्वेट कर देंगे, यहीं पे ये जीरो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही कॉन्सेप्ट है ना बच्चों। तो चलो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, 2 माइक्रोकूलम की वजह से निकालते हैं। कितना आएगा कि 2 माइक्रोकूलम बाई x लिया है हमने, माना है डिस्टेंस x, तो x की स्क्वायर उसी के इक्वल कितना होना चाहिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज के -50 माइक्रोकूलम अपॉन, क्या लिखूं मैं, क्या 80 + x लिख सकता हूं? बिल्कुल जी सर, 80 + x का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है, याद रखना हमेशा। यही आ गया ना मेरे पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने में क्या मुझे टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50 माइक्रोकूलम। साइन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डायरेक्शन हमने ले लिया है, एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल कर दिया है। 50 माइक्रोकूलम बाई 80 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आ जाओ, कट जाएगा ना, माइक्रो माइक्रो तो कट गया, -10 10⁻⁻6 10⁻⁻6 दोनों सब कट गया। आ गया मेरे पास 250, 2 एंड 50, तो 250 को 25 बार में काट देगा। अब आ जाओ इसको अलग से लिख लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 80 + x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए इजीएस्ट वे क्या है? मुझे तो दिख रहा है इजीएस्ट वे स्क्वायर है, तो क्या 25 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में लिख लें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर बाय 80 + x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर 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 सब में दोनों तरफ रूट ले लो, सिंपली सबका रूट ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर क्या बाबू, 5 का स्क्वायर है ना, सिंपली आ जाएगा 1/x इक्वल्स टू 5 अपॉन 80 सेंटीमीटर प्लस x। अब क्योंकि हमने सब स्टैंडर्ड में लिया था, कुलम में था, ये कुलम में था, माइक्रो हटा दिए हैं, तो इसको कुलम में लिखोगे तो इसको तुम ले लेना सेंटीमीटर को मीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 5 इक्वल्स टू 0.8, 0.8 हो जाएगा ना ये 80 सेंटीमीटर प्लस x। ठीक है, यहाँ तक सब साथ चल रहे हो। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास था 5x, यहाँ x चला गया ना, ये मल्टीप्लाई हो गया 5x, तो ये x इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस x इक्वल्स टू 0.8 मीटर। हमारे से आ गया कितना, 4x इक्वल्स टू 0.8 मीटर, x इक्वल्स टू हो गया 0.854, दैट इज 0.2 मीटर। एंड 0.2 मीटर क्या होता है, 0.2 मीटर इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज द स्मॉलर पॉइंट। जो पॉइंट है वो x की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम माइक्रो टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज, दैट इज स्मॉलर वन से डिस्टेंस। कैसे सॉल्व किया, दो कॉन्सेप्ट था इसमें, फटाफट दो कॉन्सेप्ट क्या था। एक कॉन्सेप्ट ये था कि कभी डिस्टेंस बीच वाला पॉइंट नहीं होगा, बीच वाला पॉइंट जैसे ही लोगे तुम फंस जाओगे। फर्स्ट कैसे जाओगे, क्योंकि वहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड पे है, कभी जीरो नहीं हो सकता, तो तुम्हें लेना पड़ेगा अगेंस्ट, मतलब लाइन के बाहर, दैट इज द सिस्टम के थोड़े से बाहर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज द 15th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क। ये टॉर्क का थोड़ा सा क्वेश्चन आया है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टॉक अच्छे से डिस्कस होगा, और इसके आगे वाले टॉपिक्स ऐसे ही कनेक्ट करते हुए चलेंगे चीज़ों को हम, ठीक है, तभी जाके हमारा पूरा सिलेबस एक तरह से मैराथन की तरह खत्म हो, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स सिंपली, और किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, जैसे टॉर्क ज़्यादा बेटर तो तुम पढ़ के आओगे, वो अपने चैप्टर में पढ़ के आओगे टॉर्क बेसिकली, दैट इज फोर्स वाले चैप्टर में। अभी तो टॉर्क का मतलब ये समझ लो, कोई डिस्टेंस आर है, कोई फोर्स अगर इधर लग रहा है, टॉर्क हो गया F.R, दैट इज F क्रॉस R, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है, चार्ज होता है वाटर मॉलिक्यूल, whose इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 6 पॉइंट, डायपोल मोमेंट ही दे रखा है, डायपोल मोमेंट दे रखा है 6.2 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और डायपोल मोमेंट क्या होता है वो मैं बता दूं, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है
बहुत ही छोटे से डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है एल डिस्टेंस से, तो उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, उसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, और उसका डाइपोल मोमेंट होता है सिंपली अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो उसका एक सिस्टम होता है जिसका डाइपोल मोमेंट हम लिखते हैं, दैट इज क्यू एल, सिंपली क्यू एल लिखते हैं, दैट इज उसका डाइपोल मोमेंट होता है। और ये एक फोर्स है। अब ये डाइपोल मोमेंट किसी, कैसे लग रहा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है, मान के चलते डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, मुझे उससे मतलब नहीं है डिस्टेंस, ये टॉर्क निकालने की बात कर रहा है सिंपली। और टॉर्क कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिया होता है तो सिंपली लिख लो दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू, कैसे लिखें, ई पी, दैट इज डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है सिंपली। एक तो ये पॉइंट, दूसरा उसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट को लिखें कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, और मेरे से पूछा क्या, टॉर्क पूछा ना, टॉर्क को ऐसे लिखते हैं यार, ऐसे, ये होता है टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इनटू नहीं है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको आगे करके कैसे लिखेंगे, पी साइन थीटा। और मुझसे पूछा है मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। तो बेसिकली मेरे से पास आंसर आ गया, टॉर्क जो मैक्सिमम होगा पी ई होगा, पी इंटू ई, एंड पी इंटू ई क्या आ जाएगा, मेरे पास पी की वैल्यू दे रखी है 6.2 10 टू दी पावर -30 कुलम मीटर। कुलम मीटर देख लो कैसे, कुलम मीटर, ये आ गया ना कुलम मीटर। और मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू दी पावर 6। चलो सॉल्व करो जल्दी से, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 6.2 का 6.2 रहेगा, 10 टू दी पावर -30 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6.2 10 टू दी पावर -24, दैट इज द टॉर्क की वैल्यू। यूनिट क्या होगा बाबू, यूनिट क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन कुलम है, तो यह कुलम से कुलम कैंसिल, न्यूटन मीटर हो जाएगा, दैट इज फोर्स इंटू मीटर, टॉर्क इज फोर्स इंटू मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, ये टॉर्क का क्वेश्चन था, सिंपली याद रखना टॉर्क का फॉर्मूला एक तो, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, दैट इज पी क्रॉस ई, दैट इज डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसको जब मैक्सिमम लिखें उसको कैसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो जैसे ही हमारे पास साइन थीटा था, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, एंड दैट्स द क्वेश्चन, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क पूछा था। ये हमारे पास सिंपली मल्टीप्लीकेशन आ गया यहाँ से, और दैट विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या दे रखा है 16 क्वेश्चन, पढ़ने की कोशिश करो साथ साथ। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना फ्लक्स का क्वेश्चन है, टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, पॉइंट चार्ज है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, पास कर रहा है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे, गॉस लॉ लगेगा सिंपली, गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या पूछा है, वैल्यूज ऑफ पॉइंट चार्ज, इसी की वैल्यू पूछी है क्यू नेट की, तो हमारे पास आ गया क्या वैल्यू दे रखा है फ्लक्स का, -3 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर बाय कूलम, सही है। क्यू नेट पूछा ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आज भी एक बार रिपीट किया था, 8.85 10 टू द पावर -12, यहाँ से आ गया। अब सिंपली क्यू नेट की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, -3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम इंटू 8.85 10 टू द पावर -12 क्यू नेट। मल्टीप्लाई करोगे 8.85 को 3 से, तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल्स टू आएगा तुम्हारे पास 8 या 24, और 8 फिर 3 से मल्टीप्लाई है तो कुछ 27 के अराउंड कुछ आंसर आएगा, 27 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दैट विल बी दी क्यू नेट, यही पूछा है, और पॉइंट चार्ज एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट चार्ज है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। रेडियस को डबल कर दें गॉसियन सरफेस, क्या रेडियस इस फॉर्मूला में आ भी रहा है, कुछ मतलब रख रहा है रेडियस इस फॉर्मूला में। अब जब रेडियस इस फॉर्मूला में मतलब ही नहीं रख रहा है, तो रेडियस को तुम कुछ भी करो, दैट डज नॉट मैटर्स द इक्वेशन, इक्वेशन में कोई मतलब ही नहीं है रेडियस का। आंसर विल बी डेफिनेटली द सेम, द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, हाउ मच द फ्लक्स वुड, तो फ्लक्स सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली फ्लक्स वुड बी सेम, दैट इज ये ऑप्शन हो जाए, इफ द रेडियस ऑफ द, तो सेम होगा, आंसर होगा इसका सेम। Flux does not depends when we use Gaussian surface, flux does not depend on the surface area, कितना surface area है, उसका क्या radius है, वो कैसा shape है, नहीं डिपेंड करता है, वो कैसा भी shape हो, चाहे कोन हो, चाहे कुछ हो, चाहे बड़ा कोन हो, छोटा कोन हो, does not matter, मैटर ये करता है कि उसके पास अंदर चार्जेस कितने हैं। इसके पीछे भी एक साइंस है देखो, कि मुझे तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ना, अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो बॉल है, छोटा सा बॉल है, उसके बीच में पॉइंट चार्ज है, तो क्या उसके सरफेस से उस पॉइंट चार्ज का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्रॉस कर जाएगा, उस पूरा क्लोज सरफेस है, हाँ बिल्कुल क्लोज पास कर जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट समझो, एक बहुत बड़ा सा टंकी है स्फेरिकल, उसके अंदर वही पॉइंट चार्ज रख दिए,
तो क्या उस सरफेस के भी बाहर वही सारा पॉइंट वही सारा फील्ड लाइंस जाएगा? तो फील्ड लाइंस तो सेम ही जा रहा है, चाहे वो कितना बड़ा टंकी हो चाहे एक छोटा सा बॉल हो, दैट डज नॉट मैटर ऑन द रेडियस ऑफ द सरफेस। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द 17th क्वेश्चन। एक्सप्रेशन रीजन थोड़ा सा आने लगा है कुछ पार्ट्स पिछले कुछ सालों में सीबीएसई बोर्ड्स में, खास करके तो एसर्शन रीजंस पे हमारा खास, और ये भी कोई नया नहीं है, पीवाईक्यूज है, डेफिनेटली ये आस्क क्वेश्चन है, वही हम तुम्हें वापस से दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या है एसर्शन? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के हेल्प से वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं? फाई इक्वल्स टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया बाबू? नहीं आया ना, तो यह गलत हो गया, असर्शन इज फॉल्स। गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझने की कोशिश करो, गॉस थ्योरम कन्वेंशनली तो हर चीज के लिए हम लगा लेते हैं, बट जो गॉस ने दिया था थ्योरम वो मोस्टली एप्लीकेबल होता है सिमेट्रिकल बॉडी पे, सिमेट्रिकल बॉडी पे और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये भी ऑप्शन उस हिसाब से गलत होगा। गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी, हाँ ये तो गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये सही है, एक तरह से सही भी मान सकते हो, बट जैसे ही असर्शन तुम्हारे पास गलत हो गया ना, तो असर्शन इज फॉल्स एक ही ऑप्शन आता है, और याद रखना पीवाईक्यू है तो इसको सही होगा, ये होगा आंसर उसका। दैट इज गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही तुम्हें मैंने बताया कि बेसिकली वो सबके लिए नहीं, वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है मोस्टली, और सेकेंड चीज इज कि सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, ठीक है, तो ये सही है। एसर्शन सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का एसर्शन क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनिटिंग आउट एंड इंटरिंग ए क्लोज सरफेस आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। ये क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है, तो नेट कितना होगा? माइनस कर दो बाहर जाने वाले से अंदर, मतलब 8 10 की पावर 3 माइनस 2 10 की पावर 3, तो बेसिकली ये 8 0 0 0 8000 है, ये 0 0 0 2000 है, तो हो गया 6000। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। आउट ज्यादा था तो ये आउट होगा, नेट आउट होगा। चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस इज, अब इससे तुम चार्ज निकाल लो बाबू, तुम्हारे पास फाई नेट आ गया ना, फाई नेट आ गया 6000। क्यू नेट कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा ना, क्योंकि क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू पाई होता है नेट, तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आंसर क्या होगा? 6 इंटू 8.85, दैट इज आंसर विल बी 8 पचे 40 होता है, 8 से 48 होता है, 8 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, 9 के क्लोज है, तो 6 और 9 54 के आसपास होता है, तो ये होगा तुम्हारे पास 4, जो कि सही है। दैट इज 0 पॉइंट, ये होगा मेरे पास 5.3 53 सॉरी 53 अप्रोक्सीमेटली एंड 10 टू द पावर -9, तो ये 53 10 टू द पावर -9 है, और जब 3 जीरो आगे ले जाओगे तो 0.539 0.0553, हाँ ऐसे लिखोगे, और तब ये 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा 6। अब जब ये 10 टू द पावर -6 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो, यही तो सिखाया था आज माइक्रो पे, तो 0 पॉइंट इसको कैसे लिखेंगे? 0.053 माइक्रो कूलम चार्ज है उसके पास, दैट इज ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसको रीजन कैसे दे सकते हैं? गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बी अप्लाइड टू वेरीफाई। हमने कैसे वेरीफाई किया? क्यू नेट कैसे निकाले? यही तो गॉस थ्योरम लगा के तो निकाला है, तो बिल्कुल असर्शन को ऐसे पढ़ो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स eliminating out and entering a closed surface area is this respectively the charge enclosed by this is this, because गॉस थ्योरम से हमने ये फाइंड किया, बिल्कुल सही है। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation। इसका आंसर ये जाएगा, इसका आंसर ये जाएगा। चलो, तो दैट्स फॉर द टुडेज सेशन, एंड जिसके साथ हमने फ्लक्स कवर किया, एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट सेशन में आएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर कमिंग अप विथ, मतलब तुम्हारे साथ हम आ रहे हैं पूरा एक सीबीएसई का कोर्स लेके, एकदम क्रैश कोर्स जैसा होगा, जिसमें हम क्वेश्चंस ही कराएंगे बेसिकली पीवाईक्यूज। थैंक यू।